हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। आज के दिन हम 12 से लेकर 15 नवंबर के बीच के करंट अफेयर को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक के बारे में हमको डिटेल में जानना है। शुरुआत करेंगे दोस्तों हम आईना फॉर डैशबोर्ड सिटीज के बारे में कि ये क्या है, ये न्यूज में क्यों हाईलाइट हो रहा था। उसके बाद हम बात करेंगे ऊर्जा संरक्षण भवन कोड 2023। अब ये क्या है और ये चर्चा का केंद्र क्यों बना हुआ था, ये हमारे एग्जाम के लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे पूसा 2090 और लाल चंदन यानी कि रेड सैंडर्स के बारे में। ये न्यूज में क्यों हाईलाइट हो रहे थे इसके बारे में जानेंगे और साथ ही ये भी देखेंगे कि ये हमारा एग्जामिनेशन हॉल में एनवायरमेंट का पोर्शन कवर करेगा। उसके बाद हम बात करेंगे हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद 2023। यहां से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आए हैं उनको हम जानेंगे। फिर हम बात करेंगे ओपेक यानी कि पेट्रोलियम के निर्यातक देशों का समूह। ये न्यूज में क्यों बना हुआ था और ये हमारे एग्जाम के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे नीपर नदी और वॉल्विश खाड़ी के बारे में। ये दोनों एग्जामिनेशन हॉल में वर्ल्ड ज्योग्राफी का पोर्शन कवर करेगा और इन दिनों ये चर्चा का केंद्र बना हुआ है। और अंत में बात करेंगे आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम के बारे में कि ये न्यूज में क्यों हाईलाइट हो रहा था। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आज के करंट अफेयर में कोई टॉपिक छूट गया हो जो इन 3 दिनों में हुआ होगा तो उसको हम बीच में कवर कर लेंगे, क्योंकि सेशन बहुत ज्यादा लंबा हो रहा था। इसीलिए शुरुआत में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके बारे में हम लोग अभी आज के दिन ही जानते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं शॉर्ट न्यूज यानी कि वन लाइनर करंट अफेयर से। तो पहला पॉइंट है, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के स्वच्छ भारत मिशन शहरी की ओर से चलाए गए स्वच्छ दिवाली शुभ दीपावली अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में सफाई कर्मियों के नागरिकों के लिए उत्सव शोर के बाद स्वच्छ वाली भोर सुनिश्चित करके पर्व के अनोखे उपहार के रूप में भेंट दिया गया। अब चूंकि इसका संबंध जो है यूपी से है, इसलिए यहां पे ये मेंशन है और हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान ने नई दिल्ली में एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन क्षेत्रीय आयोग के 33वें सम्मेलन के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की है। साथ ही बता दें कि यह कार्यक्रम 4 दिन तक चलाया जाएगा, 13 से 16 नवंबर तक। और अगर आपको जानकारी है कि विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय किस देश में है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, आज 15 नवंबर है और आज के दिन जनजाति गौरव दिवस मनाने के लिए साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त जारी करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड में खूंटी के बिरसा महाविद्यालय में उपस्थित रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, भारत सरकार ने सतत शहरी विकास और सेवा वितरण कार्यक्रम के तहत एशियाई विकास बैंक के साथ 40 करोड़ डॉलर का ऋण समझौता किया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज होगा, क्योंकि भारत ने एक प्रकार से लोन लिया है 40 करोड़ डॉलर का। किससे लिया है? एशियाई विकास बैंक से लिया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसका उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाली शहरी बुनियादी ढांचे, बेहतर सार्वजनिक सेवाओं और कुशल शासन प्रणालियों के माध्यम से शहरी जीवन में सुधार लाना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले की ग्राम पंचायत सिद्धयामा को अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन आईएसओ द्वारा गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने के लिए प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। ग्राम प्रधान हेमलता सिंह के प्रयासों से कायाकल्प योजना के तहत प्राथमिक विद्यालय का कायाकल्प किया गया, जिसके लिए उन्हें प्रथम पुरस्कार मिला है। तो किसे मिला है? बाराबंकी जिले के पंचायत गांव जिसका नाम है सिद्धयामा, उसका आप नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की 10वीं बैठक प्लस में पार्टिसिपेट करने के लिए 16 से 17 नवंबर 2023 के बीच में इंडोनेशिया की राजधानी जाकर्ता में आधिकारिक तौर पर उपस्थित रहेंगे। तो अगर प्रश्न आता है कि आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन कहां पे आयोजित किया गया, तो आपको ध्यान रखना होगा इंडोनेशिया में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, उत्तराखंड सरकार अगले सप्ताह समान नागरिक संहिता लागू कर सकती है और अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो ऐसा करने वाला ये देश का पहला राज्य होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, दीपावली के दिन उत्तरकाशी में एक बड़ा हादसा होता है। उत्तराखंड में 4 धाम परियोजना के तहत निर्माणाधीन
सिलक्यारा पोल गांव सुरंग, जिसकी लंबाई कुल 4.531 किलोमीटर है, का एक हिस्सा ढह गया, जिससे टनल में 40 श्रमिक अंदर रह गए। तो आपको यह ध्यान रखना होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि चार धाम परियोजना की शुरुआत कब की गई, और साथ ही सिलक्यारा पोल गांव सुरंग की जो लंबाई है वो 4.531 किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ने 2025 तक बेंगलुरु में एक कैंपस खोलने की योजना की घोषणा की है। साथ ही बता दें कि नेपाल ने आधिकारिक तौर पर चीनी ऐप टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये तो रहे कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज। अब आगे हम बात करते हैं डिटेल में और जानते हैं कि आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज ये न्यूज में क्यों हाईलाइट हो रहा था। तो न्यूज ये है कि आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज पोर्टल को आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा लाइव कर दिया गया है, जहां देश भर के शहरी स्थानीय निकाय यानी कि यूएलबी इस पोर्टल पर उपलब्ध एक सरल, भरने में आसान डेटा प्रविष्ट फॉर्म के जरिए नियमित आधार पर स्वेच्छा से अपना प्रमुख डेटा जमा करने के लिए इस अग्रणी पहल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आईना डैश बोर्ड फॉर सिटीज का संबंध किससे है? आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। आईना डैशबोर्ड का प्राथमिक उद्देश्य शहरों को यह देखने में मदद करना है कि वे अन्य शहरों की तुलना में कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं, संभावनाओं और सुधार के क्षेत्रों की ओर इशारा करके उन्हें प्रेरित करना और सीखने और अग्रणी लोगों के साथ जुड़ने का अवसर प्रदान करना है। आगे बात करते हैं डिटेल में। आईना डैशबोर्ड यूएलबी द्वारा प्रस्तुत डेटा को 5 व्यापक स्तंभों यानी कि राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना, वित्त, योजना, नागरिक केंद्रित शासन और बुनियादी सेवाओं के वितरण से जुड़े संकेतों के आधार पर प्रस्तुत किया जाएगा। सभी यूएलबी के सक्रिय सहयोगों से आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज का लक्ष्य शहरी स्थानीय निकायों के प्रमुख प्रदर्शन मैट्रिक्स का एक ठोस डेटाबेस बनाना है, जिसे सभी हितधारकों द्वारा देखा जा सकेगा और बाद में इस डैशबोर्ड में पर्याप्त डेटा संकलित हो जाने पर इसे सार्वजनिक रूप से देखे जाने के लिए खोल दिया जाएगा। अब आगे हम बात करते हैं ऊर्जा संरक्षण भवन कोड 2017 के बारे में कि यह न्यूज में क्यों हाईलाइट हो रहा था। तो न्यूज ये है कि अपने विश्व ऊर्जा आउटलुक 2023 रिपोर्ट में अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने इस बात पर जोर दिया है कि भारत अपने ऊर्जा संरक्षण भवन कोड यानी कि ईसीबीसी 2017 के कारण अन्य विकासशील अर्थव्यवस्थाओं से अलग है। तो आपको यहां पे यह भी ध्यान रखना है कि विश्व ऊर्जा आउटलुक 2023 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा। यह हमारे एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। अब हम बात कर लेते हैं ऊर्जा संरक्षण भवन कोड 2017 है क्या। तो ईसीबीसी को शुरुआत में 2007 में विद्युत मंत्रालय के ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा 2017 में अपडेट के साथ जारी किया गया था। वर्तमान में 23 राज्यों ने ईसीबीसी अनुपालन लागू किया है, जबकि महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्य नियम मसौदा प्रक्रिया में जुड़े हुए हैं। ईसीबीसी वाणिज्यिक भवनों के लिए ऊर्जा मानक निर्धारित करता है, जिसका लक्ष्य 25 से 50% ऊर्जा बचत करना है। भारत की बिजली खपत में 30% का योगदान देती है, जिसके वर्ष 2042 तक 50% तक पहुंचने का अनुमान है। 2017 का अपडेट नवीकरणीय ऊर्जा अनुपालन में आसानी और वैश्विक स्थिरता रुझानों के साथ संरेखित निष्क्रिय डिजाइन रणनीतियों पर जोर देता है। भारत मार्च 2017 से अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का एक एसोसिएट सदस्य है, जो हाल ही में वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता और स्थायित्व के सहयोग से बढ़ाने के लिए आईईए के साथ एक रणनीतिक साझेदारी समझौते में प्रवेश किया है। इसीलिए यह हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऊर्जा संरक्षण भवन कोड कब आया, यह आपको ध्यान रखना होगा। 2017 में हमारे एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। साथ ही भारत में बिजली की खपत वर्ष 2042 तक कितने प्रतिशत पहुंचने का अनुमान है? 50% पहुंचने का अनुमान है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और अगर करंट अफेयर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पूसा 2090 की ये न्यूज में क्यों चल रहा था। तो न्यूज ये है कि धान की पूसा 2090 किस्म पराली जलाने पर रोक लगाने में समस्याग्रस्त लंबी अवधि वाली पूसा 44 किस्म की एक अच्छा विकल्प
हो सकती है, इसीलिए ये न्यूज में हाईलाइट हो रहा था। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने पूसा 2090 पेश किया है, जो पूसा 44 और CB 501 के बीच मिश्रण के माध्यम से विकसित एक उन्नत संस्करण है, जो जल्दी पकने वाली जिपोनिका चावल का श्रृंखला है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था द्वारा विकसित लंबी अवधि वाली धान किस्म को पराली जलाने की समस्या से जोड़ा गया है। 120 से 125 दिनों की छोटी परिपक्वता अवधि और तुलनीय पैदावार के साथ पूसा 2090 पराली जलाने की समस्या को प्रभावी ढंग से कम कर सकता है, इसीलिए ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और साथ ही एग्रीकल्चर जो है ये RO के पाठ्यक्रम में भी है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। आगे बात करते हैं रेड सैंडर्स लाल चंदन, ये न्यूज में क्यों हाईलाइट हो रहा था। तो न्यूज ये है कि वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन की स्थायी समिति की 77वीं बैठक 6 से 10 नवंबर 2023 तक जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई और भारत वर्ष 1976 से साइट्स का एक पक्ष है, इसको आपको ध्यान रखना है। लाल चंदन के पेड़ों की रेड सैंडर्स प्रजाति व्यापार के बारे में बनाई गई समीक्षाधीन श्रेणी में से भारत का नाम हटा दिया गया है, यानी कि इसे बैन किया गया था, अब इसे साइट द्वारा हटा दिया गया है और इससे किसान अब अधिक लाल चंदन के पेड़ उगा सकते हैं। लाल चंदन की रेड सैंडर्स प्रजाति को वर्ष 2004 में महत्वपूर्ण व्यापार प्रक्रिया की समीक्षा के लिए सूचीबद्ध किया गया था। रेड सैंडर्स आमतौर पर लाल मिट्टी और गर्म एवं शुष्क जलवायु के साथ चट्टानी तथा परती भूमि में उगते हैं। रेड सैंडर्स एक बेहद कीमती किस्म का पेड़ है जो आंध्र प्रदेश के कुछ जिलों में पाया जाता है। इस प्रजाति को अरसे से अवैध कटाई और तस्करी के खतरों का सामना करना पड़ा, जिससे बड़ी तेजी में इनकी संख्या घटने लगी थी। हाल ही में एक पिक्चर आई थी अल्लू अर्जुन की, उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा है मुझे, तो वो जो है लाल चंदन की ही स्मगलिंग करते थे। पुष्पा पिक्चर आई थी, तो जिसमें मतलब कि लाल चंदन की तस्करी पे ये बना हुआ पिक्चर है और इसको आपको ध्यान रखना होगा कि ये न्यूज में हाईलाइट हो रहा था लाल चंदन, और लाल चंदन को 2004 में बैन किया गया था तस्करी के लिए, और ये बेहद ही कीमती किस्म का पेड़ है जो आंध्र प्रदेश के कुछ जिलों में पाया जाता है। IUCN वनस्पतियों और जीवों की प्रजातियों की एक सूची रखता है जिसे रेड लिस्ट कहा जाता है और इनकी संरक्षण स्थिति के आधार पर उन्हें वर्गीकृत करता है। अब हम डिटेल में बात कर लेते हैं साइट्स का, कि साइट्स भी न्यूज में चल रहा था। साइट्स यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक पक्ष साइट्स प्रावधानों को समायोजित करने के लिए एक राष्ट्रीय विधान का अनुपालन करे। भारत को साइट्स राष्ट्रीय विधान कार्यक्रम के लिए श्रेणी 2 में सूचीबद्ध किया गया था, इसलिए वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 को वर्ष 2022 में संशोधित किया गया था, जिसमें साइट्स के प्रावधानों को इस अधिनियम में शामिल किया गया। तो अभी तक क्या था कि साइट्स के श्रेणी 2 में भारत था, लेकिन साइट्स की स्थायी समिति ने अपनी 77वीं बैठक में भारत को श्रेणी 1 में रखने का निर्णय लिया है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारे एग्जाम के लिए, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। और क्यों निर्णय लिया है? क्योंकि इसने साइट्स के राष्ट्रीय विधान कार्यक्रम की जरूरतों का पूरी तरह से अनुपालन किया है। किसने? भारत ने। इसके अलावा भारत ने बड़ी बिल्ली प्रजातियों, विशेष रूप से एशियाई बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए कड़े उपायों को अपनाने की जरूरतों के बारे में हस्तक्षेप किया है। भारत ने अपने हस्तक्षेप में कई देशों और अन्य हितधारकों के साथ बड़ी बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण के लिए 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने की अपील भी की है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अब आगे हम बात करते हैं हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद और जानते हैं कि यहां से हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आए हैं। तो न्यूज यह है कि भारतीय नौसेना की वार्षिक शीर्ष स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद 15 से 17 नवंबर 2023 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। तो कहां पे किया जाएगा? नई दिल्ली में, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन भारतीय नौसेना का ज्ञान संबंधी भागीदारी और IPRD के प्रत्येक संस्करण का मुख्य आयोजक है, जिसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र के भीतर विभिन्न समुद्री रुझानों, क्षेत्रीय अवसरों और वहां उत्पन्न होने वाली चुनौतियों की समीक्षा करना है और प्रमुख हितधारकों के बीच समाधान उन्मुख संवाद के आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। साथ ही बता दें कि IPRD एक व्यापक
सॉरी आईपीआरडी का जो विषय है इस वर्ष का वो है हिंद प्रशांत समुद्री व्यापार और कनेक्टिविटी पर भू राजनीतिक प्रभाव। आईपीआरडी 2023 में अंतरराष्ट्रीय भागीदारी की 16 देशों के प्रतिष्ठित वक्ताओं के माध्यम से होगी, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो यहां से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकला है वो क्या है, हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद कहां पे आयोजित किया गया, नई दिल्ली में, और इसका विषय क्या है, हिंद प्रशांत समुद्री व्यापार और कनेक्टिविटी पर भू राजनीतिक प्रभाव, इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं ओपेक के बारे में कि ये न्यूज में क्यों हाईलाइट हो रहा था। तो न्यूज ये है कि भारत और पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन यानी कि ओपेक के बीच ऊर्जा वार्ता की छठी उच्च स्तरीय बैठक ऑस्ट्रिया के वीना में के ओपेक सचिवालय में आयोजित की गई। तो आपको ध्यान रखना है कि ओपेक का सचिवालय कहां पे है, ऑस्ट्रिया में है, जिसमें अनुमान व्यक्त किया गया कि भारत वर्ष 2022 से 45 के बीच की अवधि में 6.1% की औसत दीर्घकालिक वृद्धि के साथ सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्था होगी। उसी दौरान वृद्धिशील वैश्विक ऊर्जा की मांग जो है वो 28% से अधिक होगी। भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता की अगली उच्च स्तरीय बैठक वर्ष 2024 के दौरान भारत में आयोजित करने पर सहमति व्यक्त की गई है। इसीलिए हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही बता दें कि ओपेक की स्थापना 1960 में की गई थी, इसको भी आप ध्यान रखे रहिएगा। क्यों? क्योंकि भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता जो है 2024 का वो भारत में आयोजित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, अब यहां पे हम देख लेते हैं कि ओपेक में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो वैसे तो ये जितने भी येलो कलर के देश दिख रहे हैं ये जो है आपके ओपेक के देश हैं, लेकिन चूंकि अफ्रीकी कंटिनेंट लगातार न्यूज में बना हुआ है तो इसलिए आपसे पूछा जा सकता है कि अफ्रीकी कंटिनेंट के अंतर्गत वो देश जो ओपेक के सदस्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, इक्वेटोरियल गिनी, गैबन, एंगोला और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। साथ ही दक्षिणी अमेरिकी जो देश हैं जो कि ओपेक के सदस्य हैं वो है वेनेजुएला और इक्वाडोर, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नीपर नदी। नीपर नदी न्यूज में क्यों चल रही थी? तो न्यूज ये है कि रूस की सेना ने हाल ही में कहा है कि उसकी सेना नीपर नदी के पूर्वी तट पर पुल बनाने के यूक्रेनी प्रयास को विफल कर दिया है, इसलिए ये न्यूज में हाईलाइट हो रही थी। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नीपर नदी का संबंध किस देश से है, तो आपको ध्यान रखना होगा यूक्रेन से है। नीपर नदी वोल्गा, डेन्यूब और यूराल के बाद यूरोप की चौथी सबसे लंबी नदी है। इसकी उत्पत्ति रूस में मॉस्को के पश्चिम में निचले बाल्डे हिल्स में होती है। मैप में आप देख रहे होंगे ये आपकी नीपर नदी है जो कि काला सागर में जाके मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वॉल्विश खाड़ी की कि ये न्यूज में क्यों हाईलाइट हो रहा था। तो न्यूज ये है कि पश्चिमी अफ्रीका और अटलांटिक महासागर में भारतीय नौसेना की मिशन आधारित तैनाती के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आईएनएस सुमेधा ने 10 से 13 नवंबर 2023 तक नामीबिया की वॉल्विस खाड़ी में ठहराव के लिए एक पोर्ट कॉल किया है। आईएनएस सुमेधा का यह पड़ाव नामीबिया के साथ भारत के मधुर संबंधों के विस्तार, समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने और मित्र देशों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के वचनबद्धता को प्रकट करता है। भारत और नामीबिया के बीच लोकतंत्र, विकास एवं धर्मनिरपेक्षता के साझा मूल्यों को साझा करते हुए मधुर एवं मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंध है। दोनों देशों के बीच सहयोग और सैन्य आदान प्रदान करने के लिए कई द्विपक्षीय व्यवस्थाएं स्थापित की गई हैं। अब चूंकि नामीबिया जो है वो दक्षिणी कंटिनेंट में शामिल है, इसलिए हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं कि ये वॉल्विस की खाड़ी कहां पे है। ये आपका जो है वॉल्विस बे है जो कि नामीबिया में पड़ता है, और साथ ही देखेंगे कि ये जो कोस्टल एरिया है ना, यही जो है नामीब डिजर्ट है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम के बारे में कि ये न्यूज में क्यों हाईलाइट हो रहा था। तो न्यूज ये है कि भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग, पूर्व महिला कप्तान डायना एल्डजी और श्रीलंका के महान खिलाड़ी अरविंद डी सिल्वा को आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी इसे आज यानी कि 15 नवंबर जो कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच में सेमीफाइनल का पहला मैच है, उस दिन जो है इनका जो है क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में इनको जोड़ेगी। सहवाग के बारे में बता दें कि सहवाग ऐसे पहले बल्लेबाज भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने टेस्ट
कैरियर में 2 बार तिहरा शतक लगाया है। वहीं एल्डीज ने लगभग 3 दशकों तक भारतीय महिला टीम की कप्तानी की है और बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज के तौर पे 54 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 100 विकेट प्राप्त किया है। अब अरविंद डिसिल्वा की बात कर लें तो 1996 में श्रीलंका को विश्व कप जितवाया था अरविंद डिसिल्वा ने 18 साल के अंतरराष्ट्रीय कैरियर में 20 टेस्ट शतक लगाए हैं और आईसीसी ने अरविंद डिसिल्वा, एल्डीज और सहवाग के खेलों में इनके लंबे इतिहास को देखते हुए हॉल ऑफ फेम में 110, 111 और 112वें स्थान पर जगह दी है। तो ये इंपॉर्टेंट होगा हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। तो ये तो रहा दोस्तों आज का करंट अफेयर। अगर आपको ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। साथ ही बता दें कि आरओ एआरओ के लिए हमारा एक अलग प्लेलिस्ट तैयार है जिसमें आरओ एआरओ के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं, उसको आप जाके जरूर देखिएगा। मिलते हैं आपके अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय